नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आज हमारा शीर्षक है व्यक्तित्व की मापन विधियां, मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी के दोनों के व्यक्तित्व का विकसित और सुगठित तथा संतुलित होना परमावश्यक होता है। सामान्यतया व्यक्तित्व मापन की विधियों को मुख्य रूप से हम निम्नलिखित 4 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, व्यक्तिनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड। द्वितीय, वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड। तृतीय, प्रक्षेपी प्रविधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। एंड चतुर्थ, मनोविश्लेषण विधियां, साइको एनालिटिक मेथड। तो ये 4 वर्गों में हमने जो व्यक्तित्व मापन की विधियों को विभाजित किया है उनके बारे में हमने देखा। अब विस्तार से हम पढ़ेंगे। प्रथम विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधियां वे हैं जिनमें निर्णायकों के व्यक्तिगत विचार, रुचियां तथा अभिवृत्तियों मूल्यांकन के परिणामों को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत मापन की मुख्य व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं निम्नलिखित हैं। प्रथम के अंतर्गत अ जीवन इतिहास की विधि, केस हिस्ट्री मेथड। इस विधि का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के वंश इतिहास, पूर्वजों की दशा, जन्म के समय की दशा, उसके बाल्यकाल की प्रमुख घटनाओं, उसका पारिवारिक जीवन, उसके मित्र आदि, शिक्षा दीक्षा, पाठशाला के अनुभव तथा काम संबंधी अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। इस विधि का प्रयोग प्रायः असामान्य व्यक्तियों पर ही किया जाता है। दूसरी विधि है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। यह व्यक्तित्व मापन का सबसे पुराना तरीका है। इस विधि में बातचीत के द्वारा उसके व्यक्तित्व के गुणों अवगुणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। संक्षेप में वह विषय की समस्याओं, उसके गुणों और उसकी कमियों को समझने में उसका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ये हमने देखा साक्षात्कार विधि। तीसरी विधि, क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल। इसका तात्पर्य बतलाते हुए वुड तथा स्किट्स का कथन है, क्रम निर्धारण मापनी मूल्यांकन की जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। तो यह जो विधि है वह व्यक्ति के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। रेटिंग स्केल, डैनियल महोदय ने बताया है कि क्रम निर्धारण मान किसी चर की श्रेणी, उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करता है। इस विधि में एक मापनी स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसमें व्यक्तित्व के किसी गुण विशेष को 5 अथवा 7 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। क्रम निर्धारण मापनी के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने क्रम निर्धारण मापनी के कई प्रकार बतलाए हैं। गिलफोर्ड ने मापनी का निम्नलिखित 5 प्रकार बतलाया है। संख्यात्मक क्रम निर्धारण मापनी, न्यूमेरिकल स्केल। ग्राफ आधारित मापनी, ग्राफिक स्केल। तीसरा, मानक निर्धारण मापनी, स्टैंडर्ड स्केल। चौथा, संचित बिंदु क्रम निर्धारण मापनी, क्यूमुलेटेड पॉइंट स्केल। पांचवा, बाध्य विकल्प क्रम निर्धारण मापनी, फोर्स्ड चॉइस स्केल। तो ये किसके अंतर्गत हैं? क्रम निर्धारण मापनी के अंतर्गत आने वाली मापनी या स्केल्स। अब इसके गुण क्या हैं? गुण, छात्रों के गुणों व विशेषताओं को जानने में सरलता होती है इस मापनी द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा। दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना। तीसरा, कार्य में अभिप्रेरण प्राप्त करना। तो रेटिंग स्केल द्वारा ये बातें, ये गुण हम इस विधि द्वारा प्राप्त होते हैं। अब इसके आगे चलें। द्वितीय विधि है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। यह व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर निर्भर करती है। इसमें वैज्ञानिकता तथा वस्तुनिष्ठता
के गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व मापन के प्रमुख वस्तुनिष्ठ विधियां निम्नलिखित हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत पहला है परिस्थिति परीक्षाएं, सिचुएशन टेस्ट। इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ वास्तविक परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और यह देखा जाता है कि उस परिस्थिति विशेष में वह क्या करता है, उसके व्यवहार का नमूना क्या है। यह परीक्षा खास तौर से उन बच्चों के ऊपर लागू की जाती है जैसे कुछ बालकों को श्रुति लेख बोला गया, बालकों की उत्तर पुस्तिकाएं ले ली गई और प्रत्येक की प्रतिलिपि तैयार कर ली गई। एक प्रयोग हुआ। दूसरे दिन बालकों को स्वयं उसे जांचने को दिया गया। इस प्रकार से बालकों को अपनी मामूली अशुद्धियों को गलत न काटकर धीरे से सुधार देने का अवसर मिला। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके लिखे की प्रतिलिपि पहले ही तैयार कर ली गई है। कुछ लड़कों ने इस प्रकार की बेईमानी करना चाहा, किंतु उनकी बेईमानी पकड़ी गई। तो ये परिस्थिति परीक्षा थी विधि। अब दूसरी विधि है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड, तथा व्यक्तित्व परिसूची विधि, पर्सनालिटी इन्वेंटरी। व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को मापने के लिए प्रश्नावली विधि तथा व्यक्तित्व परिसूची विधि का प्रयोग किया जाता है। साधारण तौर पर प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसका उत्तर लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप से हाँ अथवा ना में दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली की यह विशेषता है कि विषय को व्यक्तित्व के निर्दिष्ट आयाम में अपना विचार प्रकट करना पड़ता है। जैसे व्यक्तित्व के शील गुण यथा अंतर्मुखता अथवा बहिर्मुखता या सामाजिकता आदि के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा है सूचियाँ, इन्वेंटरीज। सूची भी व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक साधन है। सूची वह तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण, रुचि, व्यवहार आदि के विषय में कथनों, प्रश्नों और आत्म-मूल्यांकन की सहायता से जांच होती है। यह आवश्यक है कि सूची और प्रश्नावली दोनों तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति के बारे में सूचना संग्रह करना है, लेकिन दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग ढंग से होती हैं। सूची के प्रकार: साइकोन्यूरोटिक इन्वेंटरीज, व्यक्तित्व सूची, समायोजन सूची, रुचि सूची, सामाजिकता सूची, चरित्र सूची तथा व्यवहार सूची। तो ये सूची के प्रकार हुए। अब तीसरी विधि है प्रक्षेपी प्रविधियाँ, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। व्यक्तित्व की अचेतन अभिप्रेरणाओं का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने प्रक्षेपी प्रविधियों का अन्वेषण किया। फ्रॉयड के अनुसार प्रक्षेपण का अर्थ आंतरिक दशाओं तथा संघर्षों का निष्कासन है जो कि चेतन को पीड़ा तथा चिंता प्रदान करते हैं, और व्यक्तित्व के प्रक्षेपण परीक्षण में वे हैं जो कि अचेतन मन से अनुक्रियाओं को उकसाते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहनतम तत्वों तथा विचारों में बैठने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर प्रक्षेपण का अर्थ केवल विषय को अपनी कल्पनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिने 1895 में अपने परीक्षणों में स्याही के धब्बों का प्रयोग किया। प्रक्षेपी परीक्षण व्यवहार के प्रमाणीकृत सैंपल हैं जो कि उद्दीपनों द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं। अब प्रक्षेपी प्रविधि में पहली परीक्षण विधि है रोरशाक टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्मन रोरशाक ने सन 1921 में किया था। इस परीक्षण में विभिन्न प्रकार के स्याही के धब्बों के 10 कार्ड होते हैं। इन कार्डों को एक एक कर विषय को दिखलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम इसमें क्या देखते हो।
वह एक ही धब्बे में एक के बाद दूसरी चीज देख सकता है। विषय की अनुक्रियाओं पर अंक दिए जाते हैं जिनसे निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। प्रथम, कितनी बार विषय ने मनुष्य का चित्र देखा? क्या विषय चित्र को समग्र रूप में देखता है या विभिन्न अंगों को अलग अलग भी? विषय के मन में जो चित्र बना वह धब्बे की शक्ल से प्रभावित था या उसके रंगों से? उसकी कल्पनाएं कितनी मौलिक या विलक्षण हैं, इत्यादि। इन सभी प्राप्तांकों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि उत्तर समग्र धब्बे के आधार पर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति में सूक्ष्म योग्यता और संश्लेषण करने की योग्यता है। धब्बों में गति का प्रत्यक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का उद्योतक है। दूसरा टेस्ट है प्रक्षेपी प्रविधि के अंतर्गत ही दूसरा है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट सन 1925 में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मर्रे और मॉर्गन महोदयों ने थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किया था। इस परीक्षा में 30 धुंधले तथा अस्पष्ट चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इन 30 चित्रों में से 10 चित्र पुरुषों के थे, 10 चित्र स्त्रियों के थे तथा 10 चित्रों में स्त्री व पुरुष दोनों थे। आयु वर्ग के अनुसार प्रत्येक चित्र साधारण रूप से विषय को लगभग 30 सेकंड तक दिखाया जाता है। विषय को पहले बता दिया जाता है कि यह सृजनात्मक कल्पना क्रिएटिव इमेजिनेशन का परीक्षण है। चित्र के आधार पर एक कहानी की रचना करनी पड़ती है। कहानी में उसे यह बतलाना पड़ता है कि किन घटनाओं के कारण इस चित्र की अवस्था उत्पन्न हुई, जैसे विषयी चित्र द्वारा क्या घटना या थीम कल्पित करता है, पात्रों पर किस प्रकार के संवेगों को आरोपित करता है तथा प्रतिक्रिया की गति तथा मौलिकता आदि स्पष्ट करता है। अब चौथी विधि है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रॉयड तथा उनके साथियों ने अचेतन मन के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उनके अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था की बहुत सी इच्छाएं एवं लालसाएं जिनको लोग सामाजिक बंधनों के कारण संतुष्ट नहीं कर पाते, बिल्कुल नष्ट नहीं होती, बल्कि अचेतन मन में दब जाती है और भावना ग्रंथियों का निर्माण कर लेती हैं। किंतु अवसर प्राप्त होते ही ये दमित इच्छाएं सपनों के माध्यम से अथवा लेख व वाणी में लापरवाही के कारण अपने को प्रकट कर लेती हैं। यदि भावना ग्रंथियां भयंकर रूप धारण कर लेती हैं तो मानसिक रोगों के रूप में अपने को व्यक्त करती हैं। मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव के बुनियादी कारणों तथा आंतरिक प्रेरणाओं का स्पष्ट परिचय होता है। इस विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत आने वाली विधियों में सबसे पहले है असंयत कथन, अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की विलक्षणताओं का ज्ञान होता है। इसमें विषयी स्वच्छंद रूप से किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करता है। दूसरी विधि है अंतिम विधि स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस। कभी कभी अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं अपने को